अक्सर इंटरव्यू में पूछता है, सवालों का जो भी जवाब होता है उसमें समाधान पर अधिक जोर होता है कि समस्याएं हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, इस पर गौर नहीं करता है। आपके पास इसका समाधान क्या कि अगर विद्यार्थी या आज के स्टूडेंट बहुत दबाव में जी रहे हैं, वो आर्थिक दबाव में, इस कारण से वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में और जैसे तैसे कुछ पाने की चाहत रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अधिकांश फ्रस्ट्रेशन में आकर जो भी पढ़ाई हो रही है वो भी खत्म। इसलिए सबसे अच्छी बात, समाधान इसका ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, जितना आर्थिक हमारे पास सुलभ है, उसमें ही अपने को सीमित संसाधित करके व्यवस्थित रखें और संतुष्ट रहें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहें। इसके कारण क्या होता है कि आप बड़े अचीवमेंट को पा सकते हैं, आप दबाव में नहीं रहिए और इससे बेहतर कर पाएंगे। इसी क्रम में हम आज तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वास्तव में संविधान संशोधन ये जो किया गया है, ये अच्छा है या बुरा, इस पर बात करेंगे। कारण ये कि जब संविधान लिखा जा रहा था संविधान सभा द्वारा, उस समय क्या था कि भारत के तमाम लोग 2-3 घटनाओं से प्रेरित होकर संविधान लिख रहे थे। अब पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, उस समय की जो सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम स्थिति थी, राजवाड़ों की जो अलगाववादी बातें थी, और इस पर 2-3 स्टेट का पृथक सोच था, उस पर आधुनिकता का दबाव, पूंजीवाद का दबाव, सामाजिकता का दबाव, दलित पिछड़े आंदोलन का दबाव, तीसरी तरफ था कम्युनिस्ट या वामपंथी विचारधारा का उभार। ये सब संविधान लिखने वक्त जितने भी लोग थे, सभी इससे दबाव में थे कि भारत का भविष्य कैसा हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो संविधान लिखना जरूरी है, एक बेहतर संविधान। तो इन्होंने लिखा, लेकिन इन्होंने यह भी संभावना व्यक्त की कि भविष्य में भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा और उनकी उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी, क्या जरूरतें होंगी, उसके अनुसार संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में इतना अधिक हो चुका है कि संविधान का मूल जो सोच था, मूल जो व्यापक दृष्टिकोण था, वो अब डाइवर्ट हो रहा है। जैसे जिसके मन में जो आया, जब आया, उस सरकार ने अपने ढंग से संविधान में संशोधन कर दिया। अब जैसे कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी ने किया कि अगर संसद संविधान संशोधन में कोई भी विधेयक लाती है और उसको पास करती है, 24वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रपति को 42वां अलग, ये 24वां, उसमें संविधान संशोधन की बात, उसमें राष्ट्रपति को उसको उसमें हामी भरनी ही है। 42वें संविधान संशोधन में भी इसमें और जोड़ा गया कि अब राष्ट्रपति के पास और भी जो भी विवेकाधिकार होंगे वो भी खारिज कर देते। कि विवेकाधिकार में कई तरह का था कि अगर संसद, लोकसभा, राज्यसभा अगर कोई विधेयक उसके पास भेजती है तो वो पूछने के लिए, कुछ उसमें सुधार करने के लिए वापस लौटा सकती थी। लेकिन अब था कि लौटाने की भी समस्या खत्म। यानी कि भारत में ऐसे कर दिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कि सभी लोग दबाव में आ गए कि भारत का संविधान का मूल स्ट्रक्चर क्या है, उद्देशिका जो हमारा प्रीएम्बल्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस चीज़ को सूचित करता है कि संविधान का मूल ढांचा यही है। अब संशोधन कीजिए या कुछ कीजिए, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस पर बात होती है कि संविधान संशोधन कहाँ तक जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले तक 42वें संविधान संशोधन को एक सेमी संविधान कहा जाता था, क्योंकि इतना अधिक उसमें बदलाव किया गया कि एक छोटा मोटा संविधान लगने लगा। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने 11 न्यायाधीशों का एक आयोग बनाया जो संविधान की पूरी व्यवस्था को, पूरी ढांचे को बदलने की कोशिश थी। लेकिन फिर इस पर कई तरह के विवाद हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है, और इस तरह से यह एक तरह से
खारिज हो गया। लेकिन आज भी संसद जब भी बैठती है, संसद का जब भी सत्र शुरू होता है, तो संविधान में कुछ जोड़ने कुछ घटाने के लिए ही होता है। यानी कि समझ में नहीं आता है कि संसद की कार्रवाई केवल संविधान में संशोधन या संविधान में कुछ नए कानून जोड़ने के लिए हो रहा है, तो यह एक बहुत ही भयावह स्थिति होती है। और इसी कारण से हमारा न्याय व्यवस्था की जो व्याख्या की क्षमता है वो प्रभावित होती है कि आज न्यायालय इस संविधान के इस विचारधारा को व्याख्यायित इस ढंग से कर रहा है, कल उसको इस तरह से व्याख्यायित कर रहा है। यानी कि सब कुछ एक संविधान संशोधन से एक घटाटोप सा बन गया। तो क्या ऐसे में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए या संविधान संशोधन की जो वर्तमान प्रक्रिया है उसको और अधिक व्यापक किया जाए? लेकिन यह जो संविधान संशोधन की बात है, वास्तव में हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में की गई व्यवस्था से प्रभावित होकर भारत में इस चीज़ को लागू किया। लेकिन और ये भी कहा गया कि संविधान संशोधन की त्रिस्तरीय व्यवस्था अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 368 ये सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा है। किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहाल की जाती है? तो ये 368 बहुत जरूरी है, अक्सर भूल जाते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। अब इसमें है व्यवस्था कि संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, संसद कर सकती है। विधानसभा संविधान संशोधन के संबंध में कुछ नहीं कर सकती। वो संविधान संशोधन में विधानसभाएं कोई काम नहीं कर सकती, यानी संसद ही संविधान में संशोधन कर सकता है। बाकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का तीन स्तर पर किया जा सकता है। एक है कि साधारण बहुमत, साधारण बहुमत छोटे मोटे विधेयक जिससे कि व्यापक रूप से भारत के सभी राज्यों पर, सभी जनता पर इसका प्रभाव जिस कानून से नहीं पड़ता, उसके तहत हम साधारण बहुमत से, मतलब संसद में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में कोई भी विधेयक आता है और उसमें जो बहुमत है उसके आधार पर उसमें हाँ या ना हो जाता है और विधेयक पास होता है। इसमें साधारण बहुमत से कोई खास बात नहीं होती, लेकिन विशेष बहुमत ये महत्वपूर्ण है। विशेष बहुमत में क्या होता है कि साधारण बहुमत के बाद संसद में, यानी कि या तो लोकसभा या राज्यसभा, उसमें उपस्थित जितने भी सदस्यगण हैं उसका जो 2/3 मत, यानी कि मतदान में शामिल जो भी सांसद होंगे या राज्यसभा सदस्य होंगे, मतदान में शामिल सभी सांसदों का संख्या 2/3 बहुमत से पास होने पर ही हम इसको विशेष बहुमत करते हैं। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत जुड़कर एक व्यापक रूप से संशोधन के प्रावधान को आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा के और लोकसभा के साथ साथ हम प्रांतीय विधानसभा से भी बहुमत प्राप्त करते हैं। यानी कि जितने भी राज्य हैं और जहाँ भी विधानसभा है उसमें कुल की विधानसभा के आधे से अधिक विधानसभा का समर्थन जरूरी है। जैसे जीएसटी हो या जो भी आर्थिक आधार पर कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो टैक्सेशन के संबंध में हो, ये सब जितने भी कर संबंधित जो भी प्रावधान महत्वपूर्ण होते हैं जिस पर राज्यों की सहमति जरूरी होती है, उसमें आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। उस साधारण बहुमत विशेष बहुमत के बाद, यानी कि तीसरा जो आधार वह साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इस तरह से हम संविधान में संशोधन करते हैं। लेकिन संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया के तहत जो हम देख रहे हैं कि किस किस मामलों पर संविधान संशोधन किया जा सकता है।
आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें देख रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के साथ साथ विधायक भी वोटिंग करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई नया लागू करना चाहते हैं, नया नियम, नया फार्मूला, नई व्यवस्था, तो उसमें हम चाहेंगे कि राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। दूसरा, कार्यपालिका संबंधित अधिकारों का विस्तार या उसमें कोई कटौती चाह रहे हैं संसद, केंद्रीय कार्यपालिका, तो हम राज्यों का भी समर्थन चाहिए। इसी तरह से विधायिका संबंधित किसी चीज़ों का हम एक्सपेंशन चाहते हैं या कटौती चाहते हैं, तो उसमें राज्यों का समर्थन चाहिए। उसी तरह न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति या उसके कई प्रावधानों आदि को बदलने के लिए भी हमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। इसके बाद जो और सब मामलों हैं इसमें राज्यों का समर्थन चाहिए, जैसे कार्यपालिका, विधायिका संबंधित राज्य जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है वर्णित, उसके विषयों में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी संघ सूची वाले को राज्य सूची में, राज्य सूची वाले को संघ सूची में, इन सब मामलों को अगर हम बदलना चाहते हैं तब जाके आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि संशोधन की प्रक्रिया जितनी साधारण बहुमत से आसान लगती है, उतना ही विशेष बहुमत वाले मामलों में कठिन भी लगती है। यानी कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नम्यता और अनम्यता का जो गुण है, इस संविधान को विशिष्ट बनाता है। यह हमारी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप साधारण बहुमत और विशेष बहुमत को अपनाया गया है। लेकिन इसमें देखा गया है कि संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी में पेश किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में पेश किए तो वहाँ से पास होने के बाद लोकसभा आएगा, लोकसभा में पेश किए तो वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास। कोई भी संशोधन संबंधित विधेयक राज्यों के विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हम देखेंगे कि संविधान संशोधन से भारत के लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के लोकतंत्र का स्वरूप क्या होगा। जैसे अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य, वहाँ क्या है कि संघ अगर जहाँ संघीय व्यवस्था मजबूत होती है, यानी कि जहाँ राज्यों की ताकत को महत्ता दी जाती है, वहाँ एक कठोर कानून चाहिए। क्योंकि इन राज्यों में जो अलगाववादी विचार होते हैं उसको एक कड़े नियमों के द्वारा हम राज्यों के एक सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए अमेरिका में जो न्यायपालिका है वह सर्वोच्च है, वहाँ संविधान सर्वोच्च नहीं है। वहाँ और भी विधायिका वहाँ की विधायिका सर्वोच्च, वहाँ संविधान सर्वोच्च, और संविधान वहाँ जो भी है वो एकदम कड़े कानून से अनम्य स्थिति, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, वहाँ कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था के साथ एक फेडरल स्टेट को बनाए रखा गया। इसी तरह से भारत में न संघीय व्यवस्था है न परिसंघीय व्यवस्था, तो ऐसे में हम एक कड़े कानून के साथ एक उसमें संशोधन की प्रक्रिया की नम्यता भी लगा दी है, जिससे कि हम अधिक व्यवहारिक ढंग से कानूनों को बना सकें, अधिक कारगर ढंग से हम इसको लागू कर सकें। इस कारण से ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और बेहतर होगा कि हम संविधान संशोधन की जो भी व्यवस्थाएं, जो भी बातें हैं, उस पर हम तर्क के आधार पर